एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार जीलेस अप्रोच में। तो कल हमने अधिगम के बारे में जाना था, अधिगम की परिभाषाएं जानी थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अधिगम से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखेंगे और अधिगम के जो कितने पक्ष हैं वो जानेंगे, है ना। तो अधिगम के बेसिकली 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं आप बताएंगे सर? अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं अधिगम के? 3 पक्ष। अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष होते हैं 3 पक्ष। 3 पक्ष प्रश्न अभी तक तो पूछा नहीं है पर पूछ सकता है ना। एक पक्ष है आपका, पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा होता है ज्ञानात्मक, इसे अपन क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। और तीसरा होता है आपका भावात्मक पक्ष। ठीक है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। संज्ञानात्मक का संबंध क्या है सर? आप बताएंगे जब अधिगम का संबंध किससे हो? ज्ञान से। किससे हो? ज्ञान से। अगर अधिगम का संबंध ज्ञान से हो तो वो कहलाता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा होता है क्रियात्मक पक्ष, जब अधिगम का संबंध क्रिया से हो। किससे हो? क्रिया से, तो वो होता है आपका क्रियात्मक पक्ष। जब अधिगम का संबंध किससे हो? भावों से या मन से, मन से या भावनाओं से हो तो वो होता है आपका क्या? भावात्मक पक्ष। 3 पक्ष अधिगम के, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। जब अधिगम का संबंध किससे हो? ज्ञान से हो तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। अधिगम का संबंध जब क्रिया से हो तो क्रियात्मक पक्ष होता है। अधिगम का संबंध जब भाव से हो तो भावात्मक पक्ष, या फिर मन से हो तो भावात्मक पक्ष होता है। ये 3 पक्ष से, इससे यही जानकारी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इससे आगे और कुछ नहीं आएगा। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। अधिगम की प्रमुख विशेषताओं से प्रश्न बना हुआ है और ज्यादातर हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधिगम के पक्ष कौन कौन, विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अधिगम की विशेषताएं देखिए, अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम क्या है, इसकी क्या विशेषता है वो देखेंगे। देखना, अधिगम जो होती है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है मित्रों की, अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, अधिगम स्वाभाविक नहीं है, अर्थात अधिगम खुद से नहीं होती। अधिगम के लिए मैंने बताया था आपको, जब परिभाषा बताई थी, तो अधिगम क्या होता है? अधिगम में हमें पता होता है कि उसमें प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप क्या होता है? अधिगम होता है। तो अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, अधिगम जो होती है लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, रुकती नहीं है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। कैसे सर? अधिगम जो होता है सकारात्मक कैसे? यदि हम अधिगम का जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में है तो सकारात्मक, अधिगम का परिणाम हमारे विपरीत आ गया तो नकारात्मक होता है, परंतु अधिगम होता जरूर है। क्लियर? अधिगम समाज के सापेक्ष होगा, अधिगम समाज के साथ साथ भी होता है। क्लियर ना? जो ये विशेषता आपको पता होनी चाहिए, उसमें से जो इंपोर्टेंट विशेषता है वो लिखा देता हूँ। पहला नंबर तो ये, अधिगम जो है स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अर्थात खुद ब खुद नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इनके फलस्वरूप क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। आए समझ में? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। क्लियर? तीसरा, अधिगम समाज के सापेक्ष चलता है। क्या है? समाज के सापेक्ष चलता है। ठीक है, सापेक्ष, बिना समाज के नहीं हो सकता। क्लियर? जितनी विशेषता है इंपोर्टेंट विशेषता है ना, इसके अलावा और लिखवाता हूं। इतना हो गया, समाज के सापेक्ष चलता है। इसके बाद और क्या है? अधिगम आपको इतना पता हो गया, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। चौथा नंबर, जीवन पर्यंत। ठीक है ना, हमेशा इंसान जो होता है हमेशा सीखता है, चलता है। ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। इसके बाद अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। नवीन नहीं होता मतलब क्या? कि अधिगम का संबंध जो भी हम नया ज्ञान सीखते हैं ना, उसका संबंध पुराने ज्ञान से होता ही है।
उसका संबंध हमेशा प्राचीन ज्ञान से होगा। अतः अधिगम कभी नवीन, मतलब सदैव नवीन होगा जरूरी नहीं है ना, सदैव नवीन नहीं होता, सदैव नवीन नहीं होता। सदैव नवीन नहीं होता, उसका संबंध प्राचीन ज्ञान से होता है। तो अधिगम की प्रमुख विशेषता